एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, और यहाँ पे हम सिर्फ एक या दो चैप्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ एक या दो वीडियोस की भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके कंप्लीट कोर्स सेट की। तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, और इतिहास में हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। उसका एक पार्ट हम कल देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने क्या क्या देखा था तो पहले पार्ट में जो है हमने देखा था कि किस तरीके से भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था का जन्म जो है, भूमंडलीकृत विश्व जो आज हम देख रहे हैं, जो कि पिछले 50 सालों से आ रहा है, तो आज के आधुनिक युग के पहले भूमंडलीकृत विश्व के बनने की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। कल ये बात सीखी थी और उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से जो है सिल्क मार्ग के जरिए, यानी कि रेशम मार्ग या सिल्क रूट के जरिए जो है व्यापार संभव हुआ था, पूर्व से पश्चिम की तरफ और फिर पश्चिम से अन्य देशों की तरफ जो है उस मार्ग से जो है व्यापार संभव हुआ था। उसके बाद हम बात करें तो दूसरी बात हमने सीखी थी भोजन की यात्रा के बारे में, यानी कि विश्व के एक देश से दूसरे देश तक अलग अलग देशों के व्यंजन और अलग अलग देशों की फसल जो है, पैदावार जो है, वो कैसे पहुंची थी और किस किस तरीके से लोगों ने उसको यूज करना सीखा था। उसके बाद तीसरी बात हमने सीखी थी विजय, बीमारी और व्यापार की यात्रा, यानी कि किस तरीके से जो है एक देश ने दूसरे देश पर विजय पाई, बीमारियों के जरिए, कीटाणुओं के जरिए, वायरस के जरिए विजय पाई और वहां पे अपना व्यापार स्थापित किया और वहां के उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने अग्रसर बनाया। तो इतनी बात क्लियर हुई। अभी तक हमने यहां तक पढ़ा था। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूं 19वीं शताब्दी की बातें अब हम करेंगे, यानी कि 1815 से 1914 तक की हम बातें करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें। हो गई क्लियर बात? इतना सब क्लियर हुआ? चलिए, तो इतना सब क्लियर हुआ तो फटाफट से आप लाइक कर दें और फटाफट से शेयर कर दें। और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का भूमंडलीकृत विश्व का बनना 19वीं शताब्दी, जिसमें हम पढ़ेंगे 1815 से 1914 तक के बारे में। क्लियर? चलिए तो 19वीं शताब्दी की आज हम बात करने वाले हैं। 19वीं शताब्दी में जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने, जी हाँ, हम 5 तरीके की आज बातें करने वाले हैं कि किस तरीके से किस तरीके से आर्थिक कारक, चलिए हाँ, किस तरीके से आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने विदेश संबंधों को नए ढर्रे में डाला, यानी कि एक देश से दूसरे देश के संबंधों को आपस में जोड़ा। ठीक है, तो इन कुछ कारकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इनके जरिए कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी, कैसे एक देश से दूसरे देश तक संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, तकनीकों का आदान प्रदान हुआ, और कैसे एक देश विकसित देश बना, और कैसे वर्तमान में आज कई सारे देश जो कि विकासशील हैं, विकसित देशों की ओर अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरीके की गतियों या 3 तरीके के प्रवाहों का वर्णन किया है। अर्थशास्त्रियों ने यह वर्णन किया है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरीके की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं वो 3 गति और 3 प्रवाह जिनके जरिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय पॉसिबल हो पाया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है आर्थिक विनिमय से क्या मतलब है? यहाँ पे आर्थिक विनिमय से क्या मतलब है? आर्थिक विनिमय से मतलब है यानी कि आर्थिक आदान प्रदान होना। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान होना। जैसे कि आप किसी से कोई वस्तु खरीदते हैं, आपने कोई वस्तु खरीदी यानी कि आपने उससे वस्तु ली और बदले में आपने उसे क्या दिए? पैसे दिए। हो गई बात क्लियर? तो यही कहलाता है विनिमय।
अब इस चीज को अगर अपन आर्थिक विनिमय के परिप्रेक्ष्य में जोड़ें तो इस चीज को अपन मिलाकर देखें तो शब्द बनता है अपना पूरा क्या, आर्थिक विनिमय, यानी कि आर्थिक रूप से आदान प्रदान अगर किसी के बीच में हो रहा हो। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पे वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं। विश्व भूमंडलीकृत कैसे हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो किसकी बात आएगी यहाँ पे एक शब्द और जुड़ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, यानी कि कई सारे देशों के बीच में आर्थिक आदान प्रदान कैसे हो रहा है। यानी कि भारत देश की चीजें अगर किसी देश में जा रही हैं तो वहां से क्या आएगा बदले में, वहां से जो है उस देश की पूंजी आएगी, उस देश की मुद्रा आएगी, वहां जो करेंसी होगी उस रूप में वो अपन को पे करेंगे। क्लियर हो गई बात। इस शब्द का मतलब क्लियर हो गया कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय क्या होता है। तो अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। अब वो 3 तरह की गति या 3 तरीके के प्रवाह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहले प्रवाह की हम बात करें तो पहला प्रवाह व्यापार का होता है। कौन सा है पहला प्रवाह, व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं, कौन कौन सी वस्तुओं, जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। पहला प्रवाह कौन सा है, पहले प्रवाह की हम बात कर रहे हैं, पहला है व्यापार। कौन सा प्रवाह, व्यापार का प्रवाह। तो पहला प्रवाह व्यापार का प्रवाह होता है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुएं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। 19वीं सदी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि 19वीं सदी को ही आपको दिमाग में रखना है। तो 19वीं सदी में पहला प्रवाह व्यापार का प्रवाह जिसमें गेहूं और कपड़े का व्यापार ही सीमित था। उसके बाद दूसरे प्रवाह की बात करें, दूसरा प्रवाह जो है ये हो गया अपना पहला प्रवाह, ये है अपना दूसरा प्रवाह। दूसरा प्रवाह किस चीज का है, दूसरा प्रवाह है श्रम का प्रवाह। श्रम यानी कि मेहनत का प्रवाह। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में, यानी कि व्यक्तियों का प्रवाह हो रहा है, श्रमिकों का प्रवाह हो रहा है। श्रमिक जो है श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, काम की तलाश में जो है, रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कौन सा प्रवाह हो गया दूसरा, दूसरा हो गया श्रम का प्रवाह। श्रम का प्रवाह। क्लियर। 2 प्रवाहों की बात कर ली कि पहला हो रहा है व्यापार का प्रवाह जिसमें वस्तुएं आदान प्रदान हो रही हैं, कपड़े और गेहूं का व्यापार हो रहा है। दूसरा प्रवाह यानी कि लोग रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं, यानी कि श्रम का प्रवाह। तीसरे प्रवाह की बात करते हैं। तीसरा प्रवाह है भाई पूंजी का प्रवाह। तीसरा प्रवाह कौन सा है, पूंजी का। पूंजी का प्रवाह है जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। आपके पास पूंजी है, आपने बचत करके कुछ पूंजी जोड़ी, यानी कि कुछ पैसे जोड़े। अब आप उसको क्या करना चाहते हैं कि भाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारा पैसे से पैसा बने। पैसा कैसे आता है, अगर आपके पास पैसा है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। तो वहीं पे यहाँ पे वही बात कही गई है कि तीसरा प्रवाह जो है पूंजी का प्रवाह है जिसमें लोग क्या करते थे कि दूर दराज के इलाकों में इन्वेस्टमेंट कर देते थे, जहां उन्हें संभावना दिखती थी कि हम यहाँ पे इस चीज में निवेश कर सकते हैं, इस चीज में निवेश करने से हमें ये फायदा होगा भविष्य में। तो वो चीज क्या कहलाई, निवेश कहलाई। तो उसी को अपन किस वे में लेके चल रहे हैं कि पूंजी का प्रवाह हो रहा है। अगर हम किसी दूसरी जगह थोड़े दूर दराज के इलाके में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां के लोग भी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। भाई अगर अपन कर रहे हैं तो वो भी अपने यहाँ कई सारी संभावनाएं देखेंगे। तो जहां जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में संभावना लगती है, पॉसिबिलिटी लगती है कि इस चीज में हमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमारा पैसा बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगी। ठीक है, तो तीसरी चीज का प्रवाह कौन सा हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्रवाह हो रहा है, तीसरा प्रवाह हो रहा है अपना पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह। क्लियर, ऑल क्लियर।
तो पहला प्रवाह आपका व्यापार का हो गया, दूसरा प्रवाह आपका श्रम का प्रवाह हो गया, तीसरा प्रवाह आपका हो गया पूंजी का प्रवाह। तीन बातें क्लियर हो गई कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरीके की गति या तीन तरीके का प्रवाह का उल्लेख किया है। अब इस वीडियो के आखिरी तक आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, तो आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रवाह क्या पढ़ा? पहला प्रवाह क्या पढ़ा अपन ने? व्यापार, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी। क्लियर इतनी बात? अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको जो है इन तीन चीजों के माध्यम से, इन तीन पॉइंट के माध्यम से आगे के चैप्टर को कनेक्ट करना है। तो कनेक्टिविटी अपने माइंड में पूरी सेट करके रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है। 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी जो है तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। बहुत तेजी से ब्रिटेन की आबादी बढ़ने लगी। अब आबादी बढ़ेगी तो भोजन की मांग भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ी तो भोजन की मांग भी बढ़ी। अब भोजन की जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? भोजन ऐसे तो आ नहीं जाएगा, काम करके ही भोजन आएगा, खेतों में फसल उगा के ही भोजन आएगा, उद्योगों में नए उद्योग धंधे लगा के भोजन आएगा। आमदनी कैसे होगी? व्यक्ति के पास रोजगार का साधन भी होना चाहिए। तो उसी के साथ जब आबादी बढ़ी और भोजन की डिमांड बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी, तो उद्योग भी बढ़ने लगे, नए नए उद्योग लगाए जाने लगे। कृषि उत्पादों की भी मांग बढ़ने लगी, यानी कि पहले तो फसल हुई, फसल के बाद भी उसके कुछ प्रोडक्ट भी तो बनेंगे कि कच्ची फसल खा जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो कृषि से तैयार होने वाले जो उत्पाद हैं वो कहाँ बनेंगे? उद्योगों में बनेंगे, उसके लिए उद्योग स्थापित करने होंगे। तो आबादी बढ़ी ब्रिटेन में, उसके बाद भूख बढ़ी, यानी कि भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी और उद्योगों की भी स्थापना की गई, तो उद्योग भी बढ़ने लगे। फिर कृषि उत्पाद महंगे भी होने लगे, क्यों? क्योंकि जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, क्लियर हुई बात, कि जनसंख्या ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा है तो क्या उतनी मात्रा में आपूर्ति हो पा रही है? यानी कि उतनी क्वांटिटी में भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं क्या? या उतनी क्वांटिटी में अन्य वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रही है, क्योंकि आबादी जो है बढ़ती जा रही, डिमांड बढ़ती जा रही। जहां पे डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट जो है महंगे होने लगते हैं, ठीक है। तो सप्लाई जो है कम हो पाती है, डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो कृषि उत्पाद जो हैं वो महंगे होने लगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी चार चीजें समझ में आई। ये चीज आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि जनसंख्या के बढ़ने से किन किन चीजों की डिमांड हुई और कैसे महंगाई बढ़ी। क्लियर? चलिए अब हम देखें तो वहां के जो बड़े भूस्वामी थे ब्रिटेन के, उनने क्या किया कि बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। यानी कि वहां पे ब्रिटेन में जो है मक्का का आयात किया जाता था, तो बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने क्या किया? मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। कौन सा लॉ कहा जाता था? कॉर्न लॉ। मक्का को क्या कहा जाता है? मक्का को कॉर्न कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसे क्या कहा गया? मक्का कानून या कॉर्न लॉ कहा गया। कॉर्न लॉ क्यों लगाया गया? कि वहां के जो बड़े भूस्वामी थे उनके दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। अब मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ जो है नियम तो बनाने पड़ेंगे, कुछ कानून तो बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते उदारीकरण क्या कहलाता है। उदारीकरण में क्या होता है कि व्यापार पर से प्रतिबंध हटाया जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की कोई भी नीति नहीं है। वो नीति जो है बंद कर दी गई है एक तरीके से। आया समझ में? आपने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से उदारीकरण को पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपन भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वैश्वीकरण है, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पे लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो कॉर्न लॉ लागू हो गया था। उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद देखें कि कॉर्न लॉ निरस्त हो जाने के बाद फिर क्या हुआ कि जब कॉर्न लॉ लगा दिया तो मक्का की जो है आयात कम होने लगा, मक्का का आयात कम होने लगा तो वहां पे दिक्कतें पैदा होने लगी। फिर क्या किया गया एक समय के बाद कि कॉर्न लॉ को निरस्त कर दिया गया। तो कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत ही कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा था। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी, यानी कि जो माल आयात किया जा रहा था, आयातित खाद्य पदार्थों की लागत जो है ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। यानी कि ब्रिटेन में जो भी माल, जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी फूड प्रोडक्ट आयात किया जा रहा था और ब्रिटेन में जो माल पैदा हो रहा था, जो ब्रिटेन में फूड प्रोडक्ट या खाद्य पदार्थ पैदा हो रहे थे, वो महंगे थे किसके कंपैरिजन में? जो माल आयात कराया जा रहा था। क्लियर हुई बात। अब जब यहीं पे जो पैदा होने वाला जो माल है अगर वो महंगा है और अगर हम दूसरी जगह से कोई चीज मंगा रहे हैं तो उन खाद्य पदार्थों की लागत जो है कम है यहाँ पैदा होने वाले पदार्थों से, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जो भी किसान है, उत्पादक है, उनकी हालत क्या होगी? बिगड़ने लगेगी, क्योंकि उनको उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। लोग तो सस्ती चीज़ों का ही उपयोग करेंगे। अब जो माल आयात हो रहा है, दूसरी जगह से मंगाया जा रहा है, वो कम कीमत पे आ रहा है, तो लोग तो भाई सस्ती चीज़ों की तरफ ही दौड़ेंगे। क्लियर हो रही है यहाँ पे बात। तो किसानों की हालत क्यों बिगड़ रही? क्योंकि जो माल आयात हो रहा था, जो खाद्य पदार्थ आयात हो रहे थे, वो सस्ते थे किसके कंपैरिजन में? जो ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ थे। तो यहाँ के जो किसान थे उनको खुद के प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई बाजार ही उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट को खरीदने वाला ही कोई नहीं था। उनके उत्पाद को, उनके कृषि उत्पाद को या उनके खाद्य पदार्थों को खरीदने वाला ही कोई नहीं था। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। अब उन्हें उतने रेट में नहीं पड़ रहा था कि वो जो खाद्य पदार्थ उगा रहे हैं, जो फसल वो उगा रहे हैं, उसकी कीमत जो है वो आयात किए हुए माल से कम रख पाए। ठीक है, उन्हें उसमें घाटे का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो है उनका माल बिक ही नहीं रहा था, क्योंकि भाई दूसरे देश से आयात किया हुआ माल सस्ते में उपलब्ध है। अब क्या हुआ? जब भाई किसानों की हालत बिगड़ने लगी, उनके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे हैं, तो विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। कई बड़े बड़े खेत जो है खाली पड़े रहे, तो विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। ठीक है, अब क्या होता है? वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। कौन जाने लगा? किसान लोग, क्योंकि यहाँ उनके पास करने को कुछ नहीं था। उनकी खेती में उन्हें घाटा हो रहा था, उनके खाद्य पदार्थों की डिमांड ही नहीं थी, क्योंकि भाई उनकी लागत ही नहीं निकल पा रही थी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो वे दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाने लगे। अब देखें तो 19वीं सदी के मध्य से, ठीक है, 19वीं सदी के बीच में आते हैं अब अपन, तो 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। ठीक है, अब लोग जो है दूसरी जगह पे काम करने जाने लगे, दूसरी जगह उद्योग धंधों में काम करने लगे, और 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में भी वृद्धि हुई। और फिर उसके बाद देखें कि खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा, यानी कि वहां पे कृषि संबंधी कार्य जो है पूरी तरीके से धीरे धीरे करके बंद होने लगे। लोग जो है उद्योग धंधों पे जो है डिपेंड होने लगे, और खाद्य पदार्थ जो कि कृषि से पैदा होते हैं, तो खाद्य पदार्थ जो है दूसरे देशों से आयात करने लगे, दूसरी जगहों से, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ जो है उन्हें अपने देश के कंपैरिजन में सस्ते पड़ रहे थे। तो ब्रिटेन ने जो है ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकीकरण पे ध्यान दिया। अब आई बात ये समझ में आपको कि ब्रिटेन में ही औद्योगिकीकरण सबसे ज्यादा क्यों पनपा और कैसे पनपा। क्लियर हो गई बात। अब देखें कि खेतीहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। अब भाई माल आयात हो रहा है, ठीक है, तो माल आयात हो रहा है तो ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा कि ऐसे ही आ जाएगा वो माल खुद चल के। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? परिवहन की जरूरत पड़ेगी। परिवहन के साधन जैसे कि यातायात के साधन, यानी कि रेल की जरूरत, जहाजों की जरूरत पड़ेगी। या तो स्थल मार्ग से आएगा या जल मार्ग से आएगा सामान। ठीक है, तो
अब जो खेतीहर इलाके थे उनको बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की जरूरत भी थी। तो नई जमीन पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आके बसें। अब क्या हुआ कि खेतीहर इलाके तो उन्हें चाहिए थे, ठीक है, कि यहां भी कुछ उत्पादन हो। तो सबसे पहले तो जो है उन्होंने क्या व्यवस्था की कि जो खेतीहर इलाके हैं और बंदरगाह दोनों के बीच डिफरेंस है, दूरी है, तो उनके बीच रेल चलाई जाए। तो रेल तकनीक का विकास भी किया गया। साथ ही साथ जो नई जमीन थी उन पर खेती करने के लिए भाई लोग भी चाहिए थे, तो दूसरे इलाकों से लोगों को आके बसाया गया। तो वहां आके वो लोग खेती का काम संभालने लगे। अब इन सारे कामों के लिए, ठीक है, अब तकनीक भी बढ़ानी है, खेतों को बंदरगाहों से जोड़ना है, उनके बीच रेल चलानी है, दूसरे देश के लोग यहाँ आके बसें ताकि वो खेती कर सके, क्योंकि यहाँ के लोग तो उद्योगों की ओर अग्रसर होने लगे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, पूंजी भी चाहिए और श्रम भी चाहिए, ठीक है। तो इन सारे कामों के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी भी आने लगी, ठीक है। ब्रिटेन का ही एक शहर है लंदन, लंदन बहुत ही शक्तिशाली शहर है। तो लंदन जैसे शहरों से, वित्तीय केंद्रों से पूंजी आनी भी चालू हो गई। अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अपन बात करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। आ गई बात यहां पे श्रम के प्रवाह की, ठीक है। कैसे कि पहले तो लोग उद्योग धंधों की तलाश में, यानी कि व्यापार की तलाश में दूसरे देश जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनके प्रोडक्ट जो है बिक ही नहीं रहे, क्योंकि आयातित माल जो है, आयात किया हुआ माल है, वो सस्ता है, तो लोग ले ही नहीं रहे, तो लोग इधर से भी जा रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा और श्रम का प्रवाह होने लगा, ठीक है। अब 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ गई थी। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पे आप ध्यान दें, किस शब्द पे आपको ध्यान देना है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना है। यानी कि यहाँ पे खेती का काम सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दूसरे देश से खाद्य पदार्थ आयात हो रहे हैं। तो यहाँ के जो कृषक मजदूर हैं, वो दूसरे देश जाके काम कर रहे हैं। और अब जब यहाँ पे आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ पे भी किसानों की जरूरत है, तो दूसरे देशों से श्रमिक ब्रिटेन में लाए जा रहे हैं और यहाँ के लोग कहाँ भेजे जा रहे हैं, दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में भेजे जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था, ठीक है। आ गई बात समझ में कि एक देश से दूसरे देश तक खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात भी हो रहा है, साथ ही साथ कृषक मजदूरों का भी जो है आयात निर्यात हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह श्रम का भी प्रवाह हो रहा है। क्लियर हो गई बात, व्यापार का प्रवाह हो गया, श्रम का प्रवाह हो गया, साथ ही साथ जो है पूंजी का प्रवाह भी अपन को देखने में मिलता है, ठीक है। अब जब व्यापार और श्रम का प्रवाह होगा तो तीसरा प्रवाह जो अपना होता है पूंजी का प्रवाह, वो तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि भाई व्यापार के जरिए पूंजी मिलेगी, श्रम के जरिए भी पूंजी ही मिलेगी। क्लियर हो गई बात, तीनों चीजें हो गई कनेक्ट। चलिए, तो इस घटनाक्रम के साथ ही, ये सारा जो अपन ने इतना देखा, तो इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अपन को स्पष्ट दिख रही है ये सारी चीजें। श्रम विस्थापन यानी कि श्रम विस्थापन रुझान यानी कि जिसका जहां पे इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसको जहां पे काम मिल रहा है, तो श्रमिकों का विस्थापन हो रहा है रुझानों के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार और उनकी जरूरत के अनुसार। दूसरी चीज देखें तो पूंजी का प्रवाह भी हो रहा है। तीसरी चीज देखें पारिस्थितिकी, यानी कि एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जा रहे हैं, वहां के वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां की चीजें उपयोग कर रहे हैं और अपने देशों की तरफ भी भेज रहे हैं, ठीक है। और तकनीक में गहरे बदलाव देखे जा रहे हैं, जैसा कि अपन ने देखा कि खेतों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए, खेतीहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेल चलाई जा रही है। क्या है ये, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही है, यानी कि तकनीकी विकास जो है आ चुके थे। इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए, तो फटाफट से आप जो है इस पे एक बार गौर कर लें, इतना आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको ठीक लगता है उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ लोगों को भेजा जा रहा था काम करने के लिए। तो अमेरिका को रवाना होते आप प्रवासियों से लदे जहाज का ये चित्र है। जहाजों के माध्यम से, रेलों के माध्यम से जो है लोगों का भी जो है, श्रमिकों का प्रवाह की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। 3 तरीके का प्रवाह अपन ने पढ़ा था, व्यापार का प्रवाह, श्रमिक का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। तो ये एक उदाहरण है आपके सामने इस इमेज के माध्यम से। ये जो है क्या है, यह श्रमिकों का प्रवाह है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्रवासी शब्द। अब बोलेंगे अप्रवासी कैसे, यानी कि वो यहाँ के, वहां के रहने वाले नहीं थे, ठीक है। जो व्यक्ति वहां का रहने वाला वो क्या कहलाता, प्रवासी, और जो उस देश का रहने वाला ना हो वो क्या कहलाएगा, अप्रवासी, ठीक है। तो अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज का ये चित्र है कि किस तरीके से आप देख रहे हो कि मजदूर वर्ग अपने पूरे परिवार, बच्चों के साथ जो है दूसरे देश में काम की तलाश में जा रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो अब खाद्य पदार्थों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। दूसरी बात देखें कि पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। किसको, खाद्य पदार्थों को पहुंचाया जाता था और साथ ही साथ श्रमिकों को भी पहुंचाया जाता था। उसके बाद देखें 1820 से 1914 तक, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। विश्व अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन, कब की बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो 1820 से 1914 के बीच इस तरीके का व्यापार हुआ एक देश से दूसरे देशों के बीच कि वो जो विश्व व्यापार है, वैश्वीकरण की जो अवधारणा है वो कितनी गुनी बढ़ चुकी थी, 25 से 40 गुनी बढ़ चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा, कितना, 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पाद, कितना, 60% हिस्सा किसका था, प्राथमिक उत्पाद, यानी कि कृषि उत्पाद। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, कृषि क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के हमने कितने क्षेत्र पढ़े थे, 3 क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में क्या आता है, कृषि क्षेत्र, द्वितीयक में उद्योग और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। क्लियर। तो जो प्राथमिक क्षेत्र था यानी कि प्राथमिक उत्पाद गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले के खनिज पदार्थों का था। कितना था, 60% योगदान इस चीज का था, प्राथमिक उत्पादों का था। उसके बाद देखें तकनीक की भूमिका पे आते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा में विश्व को भूमंडलीकृत बनाने में तकनीक की क्या भूमिका अपन को 19वीं शताब्दी के दौरान देखने को मिलती है। तो रेलवे की बात अपन ने अभी करी कि रेल और क्या बोलते पानी के जहाज जो है उनका डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे से। तो रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, संचार का सबसे अच्छा माध्यम जो उस समय था टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे थे उस समय, ठीक है। उसके बाद देखें तकनीकी प्रगति जो है अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का ही परिणाम होती है। यानी कि अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, आर्थिक कारक की सबसे पहले बात करें तो धन कमाने के लिए एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जहाजों के माध्यम से जा रहे हैं, रेलवे के माध्यम से जा रहे हैं। अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना है, किसका यूज कर रहे हैं, टेलीग्राफ का यूज कर रहे हैं। तो आर्थिक कारक इसके लिए जिम्मेदार है ना, क्योंकि वो तो आर्थिक उद्देश्यों के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। उसके लिए सामाजिक की बात करें तो एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से परिचित हो रही है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। उसके बाद राजनीतिक की बात करें तो एक देश से जब दूसरे देश की ओर लोग जाएंगे तो कुछ राजनीतिक समझौता भी होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है, ये किस चीज का परिणाम है, तकनीकी प्रगति किस चीज का परिणाम है। तो तकनीकी प्रगति जो है अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम होती है। क्लियर हो गई बात। चलिए तो औपनिवेशीकरण के कारण, औपनिवेशीकरण का मतलब मैंने आप सभी को कल बताया था, कल के सेशन में ही मैंने आप सभी को औपनिवेशीकरण का मतलब बताया था। तो औपनिवेशीकरण का क्या मतलब होता है, फटाफट से आप सभी औपनिवेशीकरण की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, फटाफट से आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। ठीक है, औपनिवेशीकरण
क्या होता है? आपने बता दिया, सभी ने बता दिया डेफिनेशन। जल्दी बता दो कि आप सभी ने औपनिवेशीकरण की जो परिभाषा है वो नीचे कमेंट में लिख दी है। जल्दी बता दें मुझे। तो औपनिवेशीकरण क्या होता है? औपनिवेशीकरण उस स्थिति को कहते हैं कि जब एक धनी देश या शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों पर वहां के प्राकृतिक संसाधनों को देख के वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए अपना कब्जा जमाता है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्लियर? चलो। तो औपनिवेशीकरण के कारण जो है यातायात परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए, क्योंकि यातायात और परिवहन साधनों में बिना सुधार किए क्या औपनिवेशीकरण संभव है? एक देश से दूसरे देश तक लोगों का, व्यापार का जो प्रवाह हो रहा है वो क्या संभव है? नहीं है संभव। तो सबसे पहले हमें क्या मजबूत करने पड़ेंगे? सबसे पहले हमें परिवहन और यातायात के साधन जो है बढ़ाने पड़ेंगे, उनमें नए नए तकनीकी आविष्कार करने पड़ेंगे, उनमें सुधार करना पड़ेगा। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, सुधार हो रहा है भैया कि तेज चलने वाली, कम समय में सामान पहुंचाने वाली, कम समय में ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ियों का निर्माण हुआ, बोगियों का भार कम किया गया। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? तकनीक की भूमिका पढ़ रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व के बनने में। उसके बाद देखें कि जलपोतों का आकार बढ़ा, जलपोतों का आकार बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जहाजों का आकार बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। खेतों से बाजार तक अगर कोई माल पहुंचाना है, कृषि उत्पाद पहुंचाना है, तो उसके लिए जलपोतों का आकार यानी कि जहाज का आकार, पानी में चलने वाली जो जहाज होती है उनका आकार बढ़ाया गया ताकि खेत से बाजार तक जो माल है वो कम लागत पर पहुंचाया जाए और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जाए। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखें कि पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक भी डेवलप कर दी गई। भाई अब पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक क्यों बनाना? क्या ज़रूरत है जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज बनाना? ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि एक देश से दूसरे देश तक मांस का निर्यात भी किया जाता था। पहले क्या होता था? शुरुआती दिनों में जिंदा जानवरों का निर्यात किया जाता था, तो जिंदा जानवर जो है उतने स्पेस में बन नहीं पाते थे, एक समस्या, यानी कि जिंदा जानवरों को ले जाने में ज़्यादा जगह लगती थी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ तो बीच में ही मर जाते थे और कुछ जो है यहाँ वहाँ बिखर जाते थे, और फिर उसके बाद अगर मरे हुए जानवर को भी ले जाएं, ठीक है, तो उनका मांस जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खराब हो जाता था, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता था। तो इसीलिए इसी समस्या को दूर करने के लिए पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन तकनीक स्थापित करी गई, ताकि जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सके। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन को देखें तो मांस को अलेक्जेंड्रा जलपोत पर लादा जा रहा है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये मांस रखा है जिसको इस जलपोत पर लादा जा रहा है, यानी कि जहाज पर लादा जा रहा है। और 1878 तक मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई। तो ठंडा रखने के लिए जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर लगाए गए, यानी कि फ्रिज लगाए गए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर क्यों लगाए गए, रेफ्रिजरेशन तकनीक क्यों स्थापित करी गई? जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सके। क्लियर इतनी बात? चलो अब बढ़े आगे। अब देखें कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद कैसा था? तो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। ठीक है, आखिरी दशकों में क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा और बाजार जो है तेजी से फैलने लगा। व्यापार में इजाफा यानी कि व्यापार में बढ़ोतरी, इजाफा यानी कि बढ़ोतरी। तो व्यापार में इजाफा और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता
का एक परिणाम ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन भी छिनने लगे। अब भाई एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, व्यापार क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए व्यापार में और इजाफा कर रहा है, यानी कि और व्यापार को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो व्यापार में इजाफा और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता से क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो विश्व अर्थव्यवस्था को और बढ़ाया जा रहा है। तो दो बातें यहाँ देखी कि व्यापार में इजाफा यानी कि व्यापार में बढ़ोतरी, व्यापार में प्रॉफिट, व्यापार में लाभ, और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का परिणाम क्या निकल के आ रहा है? ये परिणाम निकल के आ रहा है कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। क्योंकि जैसे ब्रिटेन की बात करें, ठीक है सॉरी, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने हम पर कई सालों तक शासन किया, सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे उनको संसाधन कम पैसे में उपलब्ध थे, यानी कि कम कीमत पर उपलब्ध थे, तो कम लागत में वो अपने उत्पादों का निर्माण करके दूसरे बाजारों तक पहुंचाते थे, विश्व के अन्य बाजारों तक पहुंचाते थे। क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, और ना ही वर्तमान अर्थव्यवस्था में हमारे पास भारत देश में संसाधनों की कमी है। तो तब भी जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी नहीं थी कि हम उस तरीके से काम कर पाए। तो दूसरे देशों ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, भारत को देखा कि भारत तो सोने की चिड़िया है, यहाँ पे सर्व साधन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे तकनीकी कमी है, तकनीकी कौशल की कमी है, तो हम यहाँ आके यहाँ के संसाधनों का यूज करके और जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, उद्योग स्थापित करेंगे और अपने देश में ले जाके और अन्य देशों को ज्यादा कीमत पर, बड़ी बड़ी कीमतों पर बेचेंगे। तो हमारा क्या होगा, व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी और हमारा प्रॉफिट भी होगा। तो इसी का परिणाम ये था कि हमारा देश ब्रिटेन के कब्जे में रहा सैकड़ों तक। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता छिनने लगी और लोगों की आजीविका के साधन छिनने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लोगों की आजीविका के साधन कैसे छिनने लगे? भाई ब्रिटेन ने तो यहाँ आके उद्योग स्थापित किए, तो लोगों को रोजगार तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? है तो भाई लॉजिक की बात। लेकिन उदाहरण लें अपन, ब्रिटिशर्स ने नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। नील की खेती करने का क्या परिणाम निकला कि जो पहले से फसलें उगाई जाती थी, ठीक है, जो पहले से फसलें उगाई जाती थी, अब उस जमीन पर वो फसल नहीं उगाई जा सकती नील की खेती के बाद। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों की आजीविका के साधन छिन रहे हैं और उन पर कब्जा भी अपना हो रहा है, यानी कि ब्रिटेन अपना कब्जा कर रहा है। ठीक है, तो वो चीजें सीधे सीधे उनके अधिकार में जा रही हैं। ठीक है, अब आई समझ में कि कैसे एक देश ने वैश्वीकरण के माध्यम से व्यापार में इजाफा यानी कि व्यापार में बढ़ोतरी और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की स्वतंत्रता और आजीविका के यानी कि रोजगार के साधन छीने। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अगली बात करें, अगले पॉइंट पर देखें तो 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। यानी कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में जो है यूरोप ने काफ़ी सारे देशों पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे उन देशों पर आर्थिक कष्ट आए, सामाजिक कष्ट आए और कई सारे पारिस्थितिकी परिवर्तन आए, कई सारी बीमारियां सामने को देखने को मिली। ठीक है, और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया, यानी कि जो वो औपनिवेशिक समाज थी वो पूरी की पूरी विश्व अर्थव्यवस्था में जुड़ गई। क्लियर हुई इतनी बात कि किस तरीके से यूरोप ने बहुत सारे देशों पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी, वहाँ के संसाधनों को देख के, क्योंकि
दूसरे देशों के संसाधन कम कीमत पर उन्हें उपलब्ध थे। जबकि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि एक समय पे यूरोप जो है गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था, और कुछ ही समय बाद ब्रिटेन ने जो है दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करी और सक्सेस भी रहा। और इसी सीरीज में भारत पर सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटिशर्स का शासन रहा। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए देखो, अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, अफ्रीका का मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ब्रिटेन ने जो है 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र, औपनिवेशिक अफ्रीका यानी कि वो सिर्फ अफ्रीका नहीं रहा था 19वीं सदी के आखिरी में, वो औपनिवेशिक अफ्रीका बन गया था, क्योंकि औपनिवेशिक समाज ने, औपनिवेशिक देशों ने जो है, यहाँ पे आप देखें, देखो स्पेनिश मोरक्को, स्पेनिश सहारा, यहाँ पे आप देखें, देखो दिख रहा है आपको, फ्रेंच सोमालीलैंड, इस तरीके से देखो, ब्रिटिश सोमालीलैंड, इतावली सोमालीलैंड, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, आंग्ल मिस्र सूडान, देखो फ्रेंच भूमध्य अफ्रीका। ये देशों के नाम क्यों जुड़े हैं इसके साथ? स्पेनिश का नाम क्यों जुड़ा है यहाँ पे आप देखें तो ब्रिटिश का नाम क्यों जुड़ा है? यहाँ आंग्ल मिस्र क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे फ्रेंच भूमध्य क्यों कहा जा रहा है? ब्रिटिश सोमालियालैंड क्यों कहा जा रहा है? इसको इतावली सोमालियालैंड क्यों कहा जा रहा है? भाई यही तो औपनिवेशिक राज्य थे जिन्होंने अफ्रीका के महत्वपूर्ण भागों पर कब्जा किया, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा देश था जो कि उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। उसके पास जंगल, जमीन, कृषि इतनी सारी मात्रा में है कि उनकी आजीविका के लिए वही पर्याप्त था, यानी कि आजीविका से ज्यादा भी वो उस चीज से कमा लेते थे। इसलिए वहां के लोग उद्योग धंधों में या दूसरे नौकरी व्यवसाय में विश्वास ही नहीं रखते थे। तो जहां से औपनिवेशिक देशों ने देखा, यानी कि जैसे कि फ्रांस ने देखा, इटली ने देखा, ब्रिटेन ने देखा, तो इनने क्या देखा कि भाई वहां तो अपार संभावनाएं हैं प्राकृतिक संसाधन की, तो क्यों ना वहां जाके अपना कब्जा जमाया जाए। तो इस मैप में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको सिर्फ अफ्रीका नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? औपनिवेशिक अफ्रीका दिख रहा है। क्लियर हो गई बात कि किस तरीके से कई सारे देशों ने दूसरे देशों पर वहां के प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए कब्जा जमाया। क्लियर हुई? चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। अभी अपन ने अफ्रीका के मैप में देखा था, अफ्रीका में ज्यादातर आप देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस का ही साम्राज्य आपको नजर आ रहा है। तो 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली। ठीक है, अब 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी जो है औपनिवेशिक ताकत बन गया। तो समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से औपनिवेशिक राज्यों का जन्म हुआ, औपनिवेशिक देशों का जन्म हुआ, और दूसरे देशों ने जो है कई अन्य देशों के संसाधनों का उपयोग करने के लिए वहां पे अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, चलो अब बात करें हम रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग की। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, बीमारी व्यापार, बीमारी और विजय, तीन बातें करी थी मैंने। ठीक है, विजय और व्यापार की बात हो गई, अब हम बात करेंगे बीमारी की बात करेंगे। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। रिंडरपेस्ट एक बीमारी है जिसको मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता है। मवेशी यानी कि पशु, मवेशी का मतलब क्या होता है? मवेशी का मतलब होता है पशु। तो रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग अफ्रीका में 1890 के दशक में जो है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी वहां के पशुओं में बहुत ज्यादा फैल गई, और अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि संसाधन और पशु संसाधन पर ही डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? कृषि और पशु संसाधन है। ठीक है, तो जब पशुओं में, वहां के मवेशियों में, अफ्रीका के मवेशियों में, अफ्रीका के पशुओं में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी फैली, तो ये बीमारी प्लेग की तरह फैलने लगी, और इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा।
ठीक है, अब देखें 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। ठीक है, जैसा कि अपन ने पिछले मैप में देखा था कि किस तरीके से जो है यूरोपीय ताकतों ने फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, इटली ने, इन सभी ने अफ्रीका के कई सारे जगहों पर अपना कब्जा जमाया था। तो 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें जो हैं अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। ठीक है, अब देखें आगे यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, ये है ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन। ठीक है, ये जो है विल्ज नदी है, एक विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि सोने की खोज के बाद बीमारियों और मौत की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। भाई अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों की बात हो रही है कि क्यों और किस तरीके से यूरोप जो है सबसे ज्यादा आकर्षित हुआ अफ्रीका की तरफ, क्योंकि वहां पे कृषि संसाधन, पशु संसाधन सबसे अच्छे थे, वहां की जमीन सबसे अच्छी थी और अफ्रीका में सोना सबसे ज्यादा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अफ्रीका का 20% से ज्यादा सोना जो है दूसरे देशों को निर्यात होने लगा था। और दूसरे देश जो है वहां ये भी नहीं सोच रहे थे कि यहाँ पे बीमारी फैली है, बस उन्हें सोना चाहिए था। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से जहाजों के माध्यम से सोने का भी निर्यात अफ्रीका से किया जा रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? अब बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय लोग जो है अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। बिल्कुल, क्योंकि वहां की जमीन बहुत अच्छी थी, तो वहां पे कृषि व्यवसाय यानी कि जो अफ्रीका की मुख्य फसलें थी वो ना उगवा के बागानी कृषि करवाना चाहते थे, यानी कि फलों और सब्जियों की ज्यादा कृषि करवाना चाहते थे। साथ ही साथ वहां पे सोना बहुत था। ठीक है, अफ्रीका खनिज संसाधन से भरपूर है, तो वहां में अफ्रीका में यूरोप के लोग जो है बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे, ताकि उन्हें वापस कहाँ भेजा जा सके, यूरोप भेजा जा सके। ठीक है, लेकिन वहां एक ऐसी समस्या आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी उम्मीद? यूरोपियों के सामने ऐसी कौन सी समस्या आई कि जिनकी उनको उम्मीद नहीं थी? वो ये थी कि वहां के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। यानी कि जब यूरोपियों ने अफ्रीका के खनिज संसाधनों का और कृषि संसाधनों का, जमीन का, पशुओं का उपयोग करना शुरू किया, तो भाई अफ्रीका लोग क्या करेंगे? अफ्रीकी लोगों के प्रति इनके मन में ये मंशा थी कि इनको हम अपने देश भेजेंगे मजदूरी पे काम करने को। लेकिन अफ्रीका के लोग जो है तनख्वाह पर काम करना चाहते ही नहीं थे। तो उनने क्या किया यूरोपियों ने कि उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। ठीक है, अब क्या है भाई, यानी कि चाल क्या है? पहले इन्होंने चाहा कि हम इनके बागानों पर, इनकी खदानों पर अपना कब्जा जमा लें और इनसे ही हम काम कराएं। तो वहाँ के मजदूर जो है, वहाँ के लोग जो हैं, वो तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। तो इनने क्या किया कि अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा और उनका भुगतान भी जो है आप तभी कर सकते हो जब आप बागानों या खदानों में आप काम करते हो। ठीक है, काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। यानी कि जिनकी जो जमीन थी उनको उनकी जमीन से हटाने के लिए कुछ उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। यानी कि जिनके अधिकार में वो जमीन आती थी उनको उन्हीं की भूमि से हटाने के लिए कई सारे उत्तराधिकारी कानून ला दिए गए। उत्तराधिकारी कानून क्या हो सकते हैं? अपन जनरल सी बात करें
तो उत्तराधिकार कानून क्या हो सकते हैं? सामान्यतः क्या होता है उत्तराधिकार कानून में कि भाई पिता की जो जमीन है या पिता की जो संपत्ति है उसके बेटे को मिलती है, तो वहां पे कुछ अलग तरीके के नियम जो है उन्हें लागू कर दिए गए। ठीक है, क्लियर है? अब देखें आगे। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। काश्तकारों से उनकी जमीन छीन रहे हैं, उन्हीं की जमीन पे अधिकार जमा रहे हैं और उन्हीं पर उत्तराधिकार कानून भी भाई लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, यानी कि भले परिवार में एक पिता के 4 बेटे हों लेकिन एक बेटे को ही पैतृक संपत्ति मिलेगी। ये कानून उन्होंने ला दिया। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। देख रहे हैं आप इनकी क्रोनोलॉजी को कि किस तरीके से ये खेल रहे हैं। पहले तो भाई उत्तराधिकारी कानून लाके लेके आ रहे हैं क्योंकि इनको श्रमिक नहीं मिल रहे, क्योंकि वहां के लोग जो है तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते, उनकी आदत में शामिल नहीं था, क्योंकि उनके पास उनकी खेती और उनके पशु, उनके मवेशी इतने थे कि उन्हीं के जरिए उनके पास बहुत पैसा हो जाता था। तो वो तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी नहीं थे कि भाई हम ही, एक तो हमसे हमारे खेत छीन रहे हो, ठीक है, हमसे हमारे संसाधन छीन रहे हो, अब हम तुम्हारी ही मजदूरी करें। ठीक है, तो इनने भाई कर ला दिए एक तरफ कि अगर आपको जो है खदानों में काम नहीं करते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं भाई, जमीन छीनने का, काश्तकारों से उनकी जमीन छीनने के लिए क्या कर रहे हैं, नए उत्तराधिकार कानून लेके आ रहे हैं। कैसे कि अब सिर्फ परिवार के एक सदस्य को ही जो है संपत्ति दी जाएगी। तो जब बाकी के सदस्य जो हैं बचेंगे, उनको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा भाई, कोई काम खोजना पड़ेगा। तो भाई ये हमारे अंडर में श्रमिक बन जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस कानून के जरिए क्या किया गया कि बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुले आम घूमने फिरने पर पाबंदी भी लगा दी, यानी कि खान में, खदानों में काम करने वाले जो लोग थे उनको कैद कर दिया गया, बाड़ों में बंद कर दिया गया और उनको खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी भी लगा दी। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले जो है 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई देती है। ठीक है, जो कि वहां के मवेशी और पशुओं में फैली थी। अब देखें, अब बात करें कि यह बीमारी जो है, यह बीमारी कैसे आई थी। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी, यानी कि जो ब्रिटिश आधिपत्य वाले, जिन एशियाई देशों पर ब्रिटिश का अधिकार था, तो वहां से जो जानवर आए थे वो बीमारी जो है कैसे आई, उन्हीं जानवरों के जरिए बीमारी अफ्रीका तक पहुंची। रिंडरपेस्ट ने क्या किया, रिंडरपेस्ट बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकी जो है उनकी रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए, क्योंकि अफ्रीकी लोगों की रोजी रोटी का, आजीविका का मुख्य साधन क्या था, कृषि और मवेशी। अब भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, आप एक बात और समझना कि पहले तो उनकी जमीन छीन ली गई, उनसे उनकी खदानें छीन ली गई, अब तुम उसी जमीन पे हमारे अनुसार बागानी कृषि करो और आपकी खदानों में ब्रिटिशर्स अधिकार कर रहे हैं और उन्हीं खदानों में तुम एज अ मजदूर काम करो। ठीक है, और दूसरी बात भाई, जो दूसरा साधन बचा था कि मवेशियों के जरिए उनकी आजीविका का साधन था, तो उनमें भी रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी फैल गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जहां जहां गए, जिन एशियाई देश गए, वहां के जो मवेशी आए, वहां के जो जानवर आए, तो रास्ते भर के जितने मवेशी थे उनमें यह बीमारी उनने फैला दी। तो 90% अफ्रीका के 90% मवेशियों में ये बीमारी फैल जाने से वो जो मवेशी थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, तो किस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करी आप समझ ही सकते हैं, और खुद की गरीबी भुखमरी को दूर करने के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर में ब्रिटिश जो है, यूरोप जो है, वो खुद गरीबी और भुखमरी का सामना कर रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए तो फटाफट से आप सभी इतना नोट करें, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम देखें कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, अनुबंधित यानी कि बंधुआ मजदूरों का जाना, ठीक है, जिनको गिरमिटिया भी कहा जाता है।
तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना किस तरीके से है? भारत से अनुबंधित यानी कि गिरमिटी यानी कि बंधुआ मजदूर जिसे कहा जाता है, श्रमिकों को ले जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि जहां भारत सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था, धन धान्य समृद्धि से भरपूर था, अब उसी देश के लोगों को दूसरे देशों में एज अ बंधुआ मजदूर यानी कि अनुबंधित श्रमिक, गिरमिटिया मजदूर की तरह जाके काम करना पड़ा था। ठीक है ना? बहुत ही अद्भुत बात। तो ये कब हुआ? ये 19वीं शताब्दी में ये विविधता हमें देखने को मिलती है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। सिर्फ भारत के ही नहीं, साथ ही साथ चीन के मजदूरों को भी। जबकि भारत और चीन पूर्व समय में विश्व में धन धान्य की समृद्धि से सबसे शक्तिशाली देश माने जाते थे, तो यूरोपीय कंट्रीज ने क्या किया कि भाई भारत और चीन को देखा और वहां से लूटने की कोशिशें करी। ठीक है, तो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़क व रेलवे परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर दूसरे देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। यानी कि एक एग्रीमेंट करा के ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यानी कि उस एग्रीमेंट में क्या शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। क्या अनुबंध कराया उन अनुबंधित श्रमिकों से? क्या एग्रीमेंट कराया कि अगर आप वहां की दूसरे देशों की बागानों में जो है या खदानों में आप 5 साल तक काम कर लेंगे तो आपको आपके देश वापस लौटाया जाएगा, यानी कि आपको आपके स्वदेश में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि त्रिनिदाद के एक कोको बागान में, कोको यानी कि कॉफी का बागान जो है, कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर 19वीं सदी के प्रारंभ में ये बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखें भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो हैं मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। तो कहां से जाते थे भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक? भारत के किन किन राज्यों से, भारत के किन किन भागों से? वो भाग हैं वर्तमान का पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव होने लगे थे। किस तरीके से कि कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, क्योंकि यहाँ के मजदूर वहां भेजे जा रहे हैं और नए नए उद्योग भी यहाँ पे स्थापित करे जा रहे हैं। तो यहाँ के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, जहाँ पे लोग, कई सारे लोग मिलके अपने हाथ से काम करते हैं, हाथ से सामग्रियों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो कुटीर उद्योग जो है खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा जो है बढ़ गया था, जमीन का किराया बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। यानी कि यहाँ पे बागान लगाए जाएंगे, खाने लगाई जाएंगी, कारखाने लगाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, तो जमीनों को साफ किया जा रहा था। अब इतने सारे जब परिवर्तन हुए तो इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। क्यों? क्योंकि जमीन का भाड़ा बढ़ा दिया। तो बटाईदार क्या करेगा? बटाईदार को जितना पैसा नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा तो उसे भाड़ा चुकाना पड़ रहा है। वो अपना घर कैसे चलाएगा? तो सबसे ज्यादा किसके जीवन पर असर पड़ा? सबसे ज्यादा गरीबों के जीवन पर असर पड़ा। कोई भी जब नई चीज देश में आती है और देश की अर्थव्यवस्था जब चरमराने की कगार पर होती है, देश में महंगाई बढ़ती है, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? गरीब वर्ग पे पड़ता है। अमीर उसमें और अमीर होते जाते हैं और गरीब उसमें और गरीब होता जाता है। तो ये सब जब परिवर्तन आए कि जमीन का भाड़ा बढ़ा दिया गया, कुटीर उद्योग खत्म किए गए, खानों बागानों के लिए जमीन को साफ किया गया, तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा? सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों पर पड़ा, गरीबों के जीवन पर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे, बटाई पर जमीन लेना क्या कहलाता है?
यानी कि उनकी स्वयं की वो खेती नहीं होती थी, स्वयं की जमीन नहीं होती थी, जमीन किसी और की होती थी, जमीन मालिक की होती थी और उस पर वो खेती करते थे, बटाईदार। ठीक है, तो अब बटाईदार के लिए जो किराया देना पड़ता था उस जमीन का, तो उस जमीन का भाड़ा बढ़ा दिया। तो बटाईदार जमीन तो ले रहे हैं खेती करने के लिए, लेकिन उस पर किराया बढ़ा दिया गया है, तो उन पर जो है उल्टा कर्जा चढ़ने लगा। ठीक है, अब देखें कि काम की तलाश में अब उन्हें क्या करना पड़ा, अपने घर बार छोड़ने पड़े, क्योंकि भाई बटाई से जो जमीन ले रहे थे उसका भाड़ा बढ़ा दिया तो कर्जे में आ गए, कुटीर उद्योग बंद हो चुके हैं और बागानों के लिए, खदानों के लिए, कारखानों के लिए जो है जमीनों को साफ किया जा रहा है। तो क्या होगा कि भाई उन्हें काम तो चाहिए, वो कैसे परिवार चलाएंगे, अपना वो कर्जा जो उन पर चढ़ गया है वो भी कैसे चुकाएंगे। तो काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे हैं। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह यानी कि मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। यानी कि भारतीय अनुबंधित श्रमिक जिनको अनुबंध के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा दूसरे देशों में ले जाया जा रहा है, तो वो मुख्यतः कहाँ, कैरिबियाई द्वीप समूह की तरफ ले जाया जा रहा है, जैसे कि त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी ले जाया जा रहा है। ये अपन ने इमेज देखी थी, त्रिनिदाद की ही इमेज है, जहां पे भारतीय अनुबंधित श्रमिक जो है कोको बागान में काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखें तमिल अप्रवासी जो हैं वो सीलोन और मलाया जाकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो फसलें अंग्रेज लेके आए थे, यानी कि बागानी कृषि जो लेके आए थे, उनमें जो है अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया जा रहा है और उनसे काम कराया जा रहा है। ठीक है, अब जब श्रमिक काम करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई वो तनख्वाह पे काम नहीं करते, तो भाई तरह तरह के पैतरे आजमाएं कि भाई हम जमीन का भाड़ा ही बढ़ा देंगे, अब चुकाओ आप, हम कुटीर उद्योगों को ही खत्म कर देंगे, हम बड़े बड़े उद्योग लगा देंगे, अब करो आप हाथ से काम। कैसे करोगे? हम जमीन ही साफ करवा देंगे खेती की, आप करो, आप परंपरागत कृषि आप कैसे करते हो, हम अपने बागान लगाएंगे, अपने कारखाने लगाएंगे। तो भाई लोगों को पैसा तो चाहिए, कैसे वो खाएगा, कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। तो इस तरीके से जो है यूरोपीय लोगों ने तरह तरह के पैंतरे आजमाए थे। ठीक है, और इस तरीके से हमें दास बनाने की तमाम कोशिशें जो है उन्होंने करी थी। अब जब 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था जो लाई गई, तो 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया था। ठीक है, इस तरीके से लोगों को अपने अंडर में अपने मनचाहे तरीके से काम करवाया जा रहा है। तो एक तरीके से इस क्या करवाया जा रहा है, एक तरीके से उन्हें दास ही बनवाया जा रहा है, दास ही बनाया जा रहा है। तो 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को जो है कई लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया था। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे, यानी कि कहने को भी उनके पास कानूनी अधिकार कुछ नहीं थे। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थी, इतने कठोर थी कि उनके पास कुछ अधिकार, मतलब कोई भी अधिकार कहने को भी नहीं थे। ठीक है, कि हाँ भाई कहने को तो ये चीज है, पर उनके पास कहने को भी वो अधिकार नहीं थे। वो पूरा का पूरा उनके लिए काम कर रहे थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी। बहुतों ने अपनी पुरानी संस्कृति, यानी कि बहुत से मजदूरों ने क्या किया कि अपनी पुरानी संस्कृति और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मव्यक्ति के रूप खोज लिए थे। भाई अब वो उस माहौल में जाके जो है क्या नहीं कर पा रहे, अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे, अपनी संस्कृति को पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, अपनी संस्कृति को, जो उनकी संस्कृति है, जिस पर्यावरण में वो रहते थे, ठीक है, जिस वातावरण में वो रहते थे, जिस तरीके का उनका खान पान रहन सहन था, वो पूरे तरीके से उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सोचा कि काम तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा जी मर के, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ थोड़ा हमारा कुछ थोड़ा उनका, यानी कि उनने अपनी संस्कृति और दूसरे देशों की संस्कृति या दूसरे राज्यों की संस्कृति को मिला लिया, खुद को उनके अनुकूल ढालने की कोशिश करी, दोनों चीजों को मिलाया और जो है सामूहिक रूप से उस जगह पे रहने लगे। ठीक है, हो गई बात ये वाली क्लियर। अब
सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो वो क्या चीज कहलाती है कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी। सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति यानी कि अलग अलग की जगह की चीजें सामूहिक रूप में एक दूसरे से जुड़ रही हैं और सामूहिक रूप में जो है घुल मिल जा रही हैं। भारत को कहा ही जाता है अनेकता में एकता की विशेषता है भारत की, क्योंकि बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो ठीक उसी तरीके से सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति की क्या प्रोसेस थी, वो एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी। उनकी मूल पहचान में और विशिष्टताएं जो हैं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने ले लेती थी। यानी कि अलग अलग संस्कृति जो है जब कई सारी संस्कृतियों के साथ मिल जाएंगी तो उनका मूल रूप नहीं बचेगा, लेकिन कुछ नया निकल के आएगा, तो वो उसी में अपनी खुशी देख लेते थे। उसके बाद देखें कि 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। यानी कि जब कई सारी संस्कृतियां मिल गई और मूल संस्कृति जो है अपना रूप खो दे रही है और भारत के लोग दास बनते जा रहे हैं, ठीक है, भारत के लोगों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो 20वीं सदी के शुरुआती सालों के जो हमारे देश के कुछ राष्ट्रवादी नेता थे वो इन सारी बातों का, इन सारी प्रथाओं का विरोध करने लगे और उनकी राह में यह बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति अपना स्वरूप खोते जा रही है और हमें दूसरों का दास बनना पड़ रहा है। तो ये बात उनको क्या नहीं जमी, मतलब अच्छी नहीं जमी। तो इसलिए 20वीं सदी के जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया, क्योंकि उनकी राह में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। तो इसी के दबाव के कारण जो है इसे 1921 में खत्म भी कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर, इतनी कहानी हो गई क्लियर। अब चलते हैं अपन आगे की स्टोरी पे। अब भाई विदेश में भारतीय उद्यमी कैसे कैसे रहे, क्या क्या प्रक्रिया थी, कैसे कैसे काम हुआ, इस बात को जान लेते हैं। तो विदेशों में भारतीय उद्यमी की बात करें तो विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता तो थी ही। ठीक है, विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी, बिना पूंजी के कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से जो मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यात उन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। बहुत सारे बैंकर और व्यापारी ऐसे थे जो मध्य एशिया, कहाँ का, मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात उन्मुखी खेती के लिए, निर्यात उन्मुखी से क्या मतलब है यहाँ पे, निर्यात उन्मुखी खेती यानी कि वो खेती, यानी कि जिस खेती की फसल जो है दूसरी जगह को निर्यात की जाए। तो निर्यात उन्मुखी खेती के लिए कुछ बैंकर और कुछ व्यापारी ऐसे थे जो कर्ज देते थे। तो पूंजी की जो है क्या हो गई, पूंजी की जो आवश्यकता थी तो पूंजी की पूर्ति की व्यवस्था हो गई। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंक से कर्ज लेते थे। ठीक है, अब उनमें से जो भी बैंकर और व्यापारी थे जो मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात उन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे, तो कुछ तो अपनी जेब से ही कर्ज देते थे, कुछ यूरोपीय बैंक से कर्ज लेके कर्ज देते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति भी होती थी। यहां तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। विदेशों में भारतीय उद्यमी कैसे पहुंचे कि अफ्रीका में और यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे जो है भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। तो इस तरीके से विदेशों में भारतीय उद्यमियों का आवागमन हो रहा है। अब देखें कि अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी पहुंचे। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए थे, क्योंकि पूंजी की कमी तो थी नहीं, यहाँ वहाँ से उन्हें कर्ज मिल ही रहा था। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यानी कि जो एम्पोरियम खोले गए, एम्पोरियम यानी कि इनको अपन दुकान कह सकते हैं। ठीक है, तो
इन दुकानों में जो सैलानी थे उनको आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है व्यापार जो है एक देश से दूसरे देश की तरफ पहुंच रहा है, साथ ही उद्यम के साथ साथ। तो भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था, अब हम इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, ये आपस में कैसे जुड़ती है। अभी इन चीजों को अपन ने अलग अलग पढ़ा, अब इन चीजों को अपन एक साथ जोड़ते हैं। तो भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। अपन ने अभी देखा कि कर्ज भी किस चीज को मिलता था, बैंकर्स और विदेशी और व्यापारी किसको कर्ज देते थे, निर्यात उन्मुखी खेती जो करता था। तो जो है भारत में पैदा होने वाली महीन कपास यूरोपीय देशों को निर्यात करी जाती थी, तो उसी के लिए निर्यात उन्मुखी फसल थी ये, क्योंकि निर्यात होता था तो इसके लिए जो है कर्ज मिलता था। तो भारत में पैदा होने वाली महीन कपास यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। अब औद्योगिकीकरण हो गया तो ब्रिटेन में भी जो है कपास का उत्पादन होने लगा। तो अब वहां के जो उद्योगपति थे उनने कहा कि जब ब्रिटेन में ही कपास का उत्पादन हो रहा है तो हम भारत से कपास का आयात क्यों करें। तो उन्होंने कपास की आयात पर रोक लगाए, और क्यों लगाए, ताकि हमारे स्थानीय उद्योगों की रक्षा हो सके। हम यहीं पे कपास उगाएंगे तो वो हमें सस्ता पड़ेगा। ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर भी सीमा शुल्क थोप दिए गए, यानी कि अब ब्रिटेन में कपास की खेती हो रही है, उद्योग भी खुल गए हैं, तो कपड़ा यहीं पे बनाया जाएगा। तो अब ब्रिटेन में कहीं और से कपड़ा नहीं आएगा, कहीं और से कपड़ा आयात नहीं किया जाएगा। तो ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहां महीन भारतीय कपास का आयात भी उसकी वजह से कम होने लगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। यहाँ पे आप देखें ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस है। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सभी ने सुना होगा, जो कि लंदन में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र जो है यही था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये केंद्र है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण, क्योंकि अब दूसरे देशों से अगर आयात होगा तो सीमा शुल्क देना पड़ेगा, तो सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। क्योंकि पहले तो भारत से महीन कपास कपड़ा बनने के लिए ब्रिटेन को दी जाती थी, लेकिन अब ब्रिटेन ने ही खुद के उद्योग भी चालू कर लिए, कपास भी बना लिया, कपड़ा भी बनाने लगा। तो ना उन्हें कपास चाहिए ना उन्हें कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो भारत से ना तो कपड़ा जाएगा ना कपास जाएगा, तो सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण हो जाएगा, तो भाई सीमा शुल्क लगाया जाएगा। तो सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखें कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था। कब? 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1815 में कितना हो गया? सीधा आधा हो गया, 15%। और 1870 तक उससे भी 5 गुना कम हो गया, यानी कि सिर्फ 3% बचा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे सब चीजें होने लगी। अब कपड़े का काम, कपास का काम, उद्योग सब कुछ वहीं होने लगी। अब देखें कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। तो 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 50% से बढ़कर जो है 35% हो गया। कपड़ों के आयात पर सीमा शुल्क लगा दिया, फिर उनने कपास का आयात फिर से बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे कपास उन्हें सस्ता नजर आ रहा था। तो 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% पहुंच गया और निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, यानी कि जो वस्तुएं यहीं पे बन रही हैं जैसे कि कपड़ा, उसका निर्यात घट रहा था। ठीक है,
कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाली नील। अब आई नील की बारी कि कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाली नील भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होती रही, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहीं आगे तो नील की खेती करी थी। ठीक है, अब 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात करती थी। भाई इधर आके अफीम की खेती करेंगे क्योंकि यहाँ की जमीन जो है अफीम की खेती के लिए उत्तम है, और हम दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था, उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था, क्योंकि चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? चीन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कपड़ों की रंगाई के लिए नील का निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अफीम की खेती यहाँ करके चीन को भेजी जा रही है, और उसके बाद चीन से उसके बदले में जो है चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जा रहा है। तो देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड हो रही है, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था में जो है शामिल हो रही है। 19वीं शताब्दी की बात करें फिर से कि 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। ठीक है, कैसे आ गई थी भाई? एक तो ये कपड़ा यहाँ से उनने बंद कर दिया, अब कपास यहाँ से वहां जाने लगा, तो वहां से जो कपड़ा बन के आएगा वो यहाँ के बाजारों में बिकेगा। ठीक है, नील की खेती यहाँ होगी, लेकिन नील की रंगाई से रंगा हुआ कपड़ा यहाँ आएगा। उसके बाद चाय का आयात जो है यहाँ आएगा चीन से। ठीक है, अफीम यहाँ से वहां जाएगी। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की, कहा ब्रिटिश कृषि उत्पाद नहीं, कृषि उत्पाद यहाँ से जाएंगे, वहां के उद्योगों में प्रोडक्ट बन के यहाँ आएंगे। अब आप सोचो कि जब यहीं की वस्तु बाहर जाके बनेगी और फिर बाहर से फिर हम उसको मंगाएंगे तो क्या होगा भाई? महंगाई तो बढ़ेगी ही, हमारी ही चीज हमें 10 गुने दाम पे खरीदनी पड़ रही है। तो ब्रिटेन से जो माल, अब आप यहां पे देखना, ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। यानी कि यहां से जो माल वहां जा रहा है कच्चा माल, वो तो बहुत सस्ते में जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन से हमारे यहाँ जो माल आ रहा है, उनका औद्योगिक उत्पाद जो हमारे यहाँ आ रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। क्लियर हुई बात? तो भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन का ही फायदा रहता था। व्यापार अधिशेष शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया। व्यापार अधिशेष यानी कि घाटे की अर्थव्यवस्था, व्यापार अधिशेष यानी कि घाटे की अर्थव्यवस्था। व्यापार अधिशेष का क्या मतलब निकल के आ रहा है? घाटे की अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ से जो सामान जाएगा वो सस्ते में जाएगा, और हमारे यहाँ का जो सस्ता सामान है वहां जाके बनेगा तो वही सामान हमारे पास महंगे में आएगा। तो क्या है ये? व्यापार अधिशेष यानी कि घाटे की अर्थव्यवस्था है। तो ब्रिटेन और भारत के बीच जो व्यापार था उसमें भारत को हमेशा ही घाटा हो रहा था। ठीक है, अब देखें तो इसको अब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की भारतीय बाजार से कनेक्टिविटी को इस मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है जो कि 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग का मैप है, जिसमें आप देखें हैं कि पहले अपन छोटी छोटी बेसिक्स चीजें समझ लेते हैं इससे संबंधित। तो जो है यहाँ पे जो आपको नीली रेखा दिख रही है, जितनी भी नीली रेखाएं दिख रही हैं वो समुद्री मार्ग को दर्शा रही हैं। समुद्री मार्ग यानी कि पानी का मार्ग। पानी का रंग नीला होता है, नीला तो नहीं होता, यानी कि कोई भी रंग नहीं होता, लेकिन पानी को नीले रंग से दर्शाया जाता है। तो ये जो है नीली रेखा जो है समुद्री मार्ग को दर्शा रही है। यहाँ पे आपको डैश डैश करके यहाँ पे आपको लगभग डॉटेड लाइन, डॉटेड रेड लाइन जो यहाँ पे आपको दिख रही है वो जमीनी मार्ग यानी कि स्थलीय मार्ग को दर्शा रही है। वहीं पे यहाँ पे आपको छोटे छोटे नीले लाल गोले दिख रहे होंगे। ठीक है, ये गोले दिख रहे हैं वो बंदरगाह से होने वाले व्यापार की मात्रा को दर्शाते हैं। अब देखें अपन सबसे पहले भारत के नक्शे को देखें, क्योंकि भारत का जो व्यापार है वो शेष विश्व से कैसे हो रहा है। यहाँ पे जो है आप देखो, यहाँ पे आप देखें तो आपको जो है ये बन गया अपना भारत। ठीक है,
यहाँ तो नहीं है, यहाँ ये अपना मस्कट है, ओमान। चलो अब दिख रहा होगा सही सही। चलो ये भारत क्लियर हो गया। अब देखें, अब अपन सबसे पहले समुद्री मार्ग की तरफ देखते हैं। समुद्री मार्ग को देखें जो कि नीली रेखा से दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ देखें सूरत बंदरगाह है, गोला मैंने बताया था, नीला गोला बंदरगाह की निशानी है, और ये जो नीली रेखा है वो समुद्री मार्ग को दर्शाएगी। तो सूरत बंदरगाह से, ये सूरत आपका बंदरगाह होगा, ठीक है। यहां से आप देखें इस तरफ माचा, मोम्बासा, मोजाम्बिक की तरफ व्यापार हो रहा है, ठीक है। फिर देखें सूरत से यहां आप देखें इस तरफ व्यापार जा रहा है। यहां से आप देखें गोवा की तरफ से, देखें ये गोवा का बंदरगाह हो गया। गोवा से यहाँ देखें आप हिंद महासागर होते हुए आचेह की तरफ व्यापार हो रहा है, ठीक है। मछलीपट्टनम और हुगली, यहाँ आप हुगली को देखें, ठीक है, कर्नाटक से। यहाँ पे आप देखें मलक्का जल संधि होते हुए यहाँ पे व्यापार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हनोई, बैंकॉक की तरफ व्यापार जा रहा है। यहाँ पे आप देखें बैटम बंदरगाह, यहाँ पे व्यापार हो रहा है। उसके बाद अपन चलते हैं, यहाँ पे एक और देख लेते हैं, सूरत बंदरगाह से मस्कट यानी कि ओमान की तरफ व्यापार हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब अपन देखते हैं स्थल मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। स्थल मार्ग जिसको कि लाल रंग से दर्शाया गया है, ठीक है। स्थल मार्ग देखें तो सूरत से ही देखें, सूरत बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सूरत, हुगली, ये सभी। तो सूरत से आप देखें यहाँ पे लाहौर की तरफ, यहाँ बंदर अब्बास, यहाँ देखें कहाँ कहाँ व्यापार जा रहा है, यहाँ आप देखते जाएं। यानी कि स्थल मार्ग से ज्यादा संभावनाएं जो है व्यापार की दिख रही हैं। चीन की विशाल दीवार यानी कि चाइना तक, ये पूरा स्थल मार्ग से व्यापार आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है हमने इस मैप के जरिए क्या जाना, इस मैप के जरिए हमने ये जाना कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी। तो आज के सेशन में 19वीं शताब्दी के बारे में अपन ने काफी कुछ जाना कि 19वीं शताब्दी में भूमंडलीकृत विश्व की क्या अवस्था थी, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक देश से दूसरे देश तक कैसे जुड़ी, क्या क्या चीजें, क्या क्या हथकंडे, क्या क्या हथियार जो है ब्रिटेन ने, यूरोप ने जो है, पूरे यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, इन सब के बारे में जाना। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अगले सेशन में। तो अगले सेशन में मिलने के लिए, अगले सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए, सारे कोर्सेज फ्री में पाने के लिए आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट से जुड़ना होगा। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स भी चाहते हैं तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे अवेल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, और 3 बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। साथ ही साथ हम प्रोवाइड कराते हैं आपको कुछ स्पेशल कोर्सेज भी, जैसे कि इंग्लिश स्पोकन, UAT, NTSC एंड ओलंपियाड। तो इतने सारे कोर्सेज जब एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो भी फ्री में अवेलेबल हैं, तो कहीं दूसरी जगह और क्यों जाना। तो आज के सेशन को आपको क्या करना है, आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।